हेलो बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 9 की वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की। तो उसमें हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। क्लास 9 की हम आज करने वाले हैं न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल क्या है इसको देखते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 10.1 से लिया गया है। न्यूमेरिकल है, मैं आपको बोल देता हूँ और इसको मैं जो है बता देता हूँ। आपको बुक खोलो, अपनी बुक, पेज नंबर आपका है 10.1 का एग्जाम्पल है और बोल रहा है कि भाई फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। बुक लाए आप लोग सभी लोग? ठीक है। तो अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये लिख दूं, मैं लिख देता हूं। अ फोर्स अ फोर्स अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट is displaced through 2 meter in the direction of the force in force in force in force act on the object all through the displacement then work done is आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको वर्क डन निकालना है। सबसे पहले अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 2 मीटर। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया है और ऑब्जेक्ट में फोर्स कितनी लग रही है इसको समझना है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोलोगे, उसमें आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है। देखो इसमें कितना ऑब्जेक्ट लगा रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 5 न्यूटन। फोर्स कितनी लग रही है 5 न्यूटन। तो अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द 2 मीटर। और वो 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है और डिस्प्लेस कितना हो रहा है 2 मीटर। अब एक ही सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारे लिए फॉर्मूला इजी बन जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इनटू एस। तो बहुत इजी हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन, हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, बस समझना है होता है आपको। देखो यहाँ पर क्या, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर। तो यहाँ पर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेस हो गया है वो 2 मीटर। 2 मीटर हमारा क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया 2 मीटर। क्या हो गया 2 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, और सेम डायरेक्शन पे है, तो हमें पता है जब सेम डायरेक्शन होता है तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब यहाँ पर हमें F पता है 5 न्यूटन और S भी पता है 2, तो क्या हो जाएगा F इंटू 5 टू द 10, और 10 होगा लेकिन क्या होगा, जूल होगा, है ना। साक्षी समझ में आ रहा है, खाली हमें समझना है, क्वेश्चन को समझना है। क्या देखो यहाँ पर अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक कोई फोर्स लग रहा है 5 यूनिट। ठीक है, फोर्स कितना लग रहा है 5 यूनिट और डिस्प्लेस कितना हो रहा है 2 मीटर। तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है एफ इंटू एस। तो बस हमें फोर्स हमें पता है 5 न्यूटन और डिस्प्लेस हो रहा है 2, तो 5 इंटू 10 कर देंगे तो क्या 5 टू द 10, और 10 और यूनिट क्या होती है जूल। तो बस हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा 10 जूल। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। खाली क्वेश्चन लग रहा था बड़ा लेकिन है नहीं कुछ। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर, जो आपका इंटेक्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। सर देखिए चेयर कर दीजिए इनको अरेंज।
इसको मैं इरेज कर दूं? चलो आप लोग बैठ जाओ, वो चेयर होंगी उधर। दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम बात करें अ फोर्स, ये इंटेक्स क्वेश्चन है आपका। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नोट करो भाई, बहुत सारे बच्चे बुक नहीं लाए जिसकी वजह से मुझे लिखना पड़ रहा है। द डिस्प्लेसमेंट a force of 7 Newton act on an object displays is say 8 meter in the direction बस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, आपको सब पता चल जाएगा क्या करना है हमें। फिजिक्स में हमें न्यूमेरिकल को समझना ही होता है और बस ये समझनी होती है। यहाँ पर क्या है, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज सेज 8 मीटर in the direction of force is so as shown in figure भी दिया हुआ है आपकी बुक में, दिया हुआ है, ठीक है। let us take it that force act on an object on the object through displacement what is work done in this case, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लग रहा है आपको, थोड़ा सा लगा कि बड़ा है ये, लेकिन इजी है। फिर से क्वेश्चन समझ लो, देखो उसमें फोर्स दिया गया है 7 न्यूटन और क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 8 मीटर। तो आप निकाल सकते हो, निकालो तो एक बार कोशिश करो, निकालो तो। सही निकाला किसी ने बताया 56 है ना, हिमांशु, तान्या और सब लोगों ने बताया कि भाई क्या है 56। योगेंद्र कितना है, अभी निकाला नहीं। देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स हमें पता है, फोर्स में जो हमारे न्यूटन लग रहा है, कितने फोर्स कितना लग रहा है 7 न्यूटन। कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें फोर्स कितना लग रहा है 7 न्यूटन, है कि नहीं। इसमें कितना फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन, और ये डिस्प्लेस हो रहा है कितना 8 मीटर। 8 मीटर ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया है, 8 मीटर डिस्प्लेस हो गया है। तो हमें पता है इन द डायरेक्शन, और सबसे बड़ी बात क्या है, डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो बस हमारा क्या होगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस लगा दो। हमें फोर्स पता है 7 और डिस्प्लेस कितना हुआ 8, तो कर दोगे 5 8 7 जा 56। तो यहाँ पर क्या होगा, जूल, है ना, ये हमारा होगा जूल, जैसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो दूसरा भी एग्जांपल बहुत जो है ना इजी था, जो आपकी इंटेक्स बुक का था, एनसीईआरटी का जो था हमारा। ये हमें जो चीज दे रखी है, फोर्स दे रखी है 7 न्यूटन, डिस्प्लेस हो रहा है 8 मीटर, बस वर्क डन निकालना है, वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस। हो गया, गेटिंग और नॉट। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है 10.2 एक्सरसाइज, जो एग्जाम्पल बुक में है 10.2 में, अ पोर्टर लिफ्ट लगेज ऑफ 15 kg। मतलब एक पुली है, वो क्या करता है, लगेज को उठाता है, अपने जो है अपने सर पे रखता है, नीचे से उठाता है, अपने सर पे रखता है, और उस लगेज को रखता है और ले जाता है कहाँ तक, पढ़ते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट द लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड से उठाता है ना, एंड पुट ऑन इट हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। आपको बताना है उसको लगेज को उठाने में कितना उसको वर्क डन लगा, ये बताना है।
तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसको मैं मिटा दूं, चलो ये बुक आपकी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लिखना पड़ रहा है मुझे, है ना। क्वेश्चंस एग्जांपल मिल गया होगा जिसके पास बुक होगी। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, समझना है, क्वेश्चन को समझेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। इजी है बट आपको समझना है क्या कर रहा है वो पुली जब उठा रहा है, तो उसमें देखो यहाँ पर ग्रेविटेशनल भी लगेगा। जब हम कोई भी चीज उठाते हैं वेट जो होता है वो हमारा mg होगा ना, मास जो फोर्स होता है हमारा क्या होता है mg होगा। तो अब g जो है हमारा a जो है वो g बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो, जिसके पास है बुक में है वो आप इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, हमें दिया गया है 15 kg। यहाँ समझने वाली बात है ये है कि एक हमें क्या दिया है, लगेज है, लगेज का वेट दे रखा है 15 kg, हमें फोर्स नहीं दिया गया है, फोर्स निकालना पड़ेगा, है ना। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर जो है ये इसका लगेज का वेट दे रखा है 15 kg, ये मास है ना, मास है। अब बेटा जब भी कोई भी चीज हम उठाएंगे या फिर रखेंगे तो इसमें तो हमारा फोर्स होगा, इसमें मास तो है ही, इसमें मास होता है। अगर ये और इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन भी लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, तो जिसकी वजह से मास और जी mg क्या होता है, ma होता है हमारा फोर्स, ma इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ma होता है। तो अब इसमें जो है अगर ये मार्कर है, इसका कैप है, इसमें इसका मास तो कुछ होगा, मास के साथ साथ इसमें जी भी लग रहा है, ग्रेविटेशन भी लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है ना। तो ग्रेविटेशन जो है हमारा क्या है, जी है। तो हम इसमें इसका निकाल सकते हैं, ये केजी है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें पता है फोर्स जो होगा, फोर्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एम जी। एम तो पता है, मास कितना है, मास कितना है बेटा 15, और जी हमें पता रहता है 10, है ना। तो हम क्या कर लेंगे 10, तो हम क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 150 क्या हो जाएगा न्यूटन, 150 क्या हो जाएगा न्यूटन, फोर्स निकाल लेंगे। ऐसे करके हम निकालेंगे कितना फोर्स लग रहा है, जी से निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो अब ये समझ में आया कि भाई 15 kg तो हमारा मास था, लेकिन वो नहीं दे रखा है, क्या हमें फोर्स नहीं दे रखा, लेकिन हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालना पड़ेगा। तो अब हमें पता चल गया कि इतना, अब हमें फोर्स पता चल गया और डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बता रहा, अब तो आसान हो गया। बस दिक्कत समझना था कि आपको वो जो केजी दे रखा था उसको हमने फोर्स में कन्वर्ट करना था, न्यूटन में करना था। तो बस वो मैं आपको बता दिया, क्योंकि कोई भी वेट, कोई भी चीज होती है उसका कुछ वेट होता है, तो वो अर्थ पे क्या करती है, ग्रेविटेशन लगता है ना, तो वो m जो वेट होगा मास और इनटू वेट जो होगा g हमारा क्या बन जाएगा, फोर्स, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है कुछ भी है तो हम उसको उठाएगा तो वो उठाएगा तो कुछ वेट लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 हमारा न्यूटन हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पूरा वही सेम डायरेक्शन दे रखी है, अब हम W इक्वल टू एफ इंटू एस कर दे, देखो F इंटू एस कर दे तो हमें पता है F कितना निकला है 150 और S कितना है 1.5 मीटर। अब हम इसको क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो यहाँ से पॉइंट उड़ा दो तो यहाँ पर 10 बढ़ा दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा,
अब 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 करोगे 225 है ना, तो इसलिए स्क्वायर भी याद होना चाहिए 225 क्या होगा जूल, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये हो जाएगा हमारा 225 जूल। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं अच्छे से, बस तुम्हें कन्वर्जन करना था यहाँ पर, समझना था। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा हमारा आपका बुक का ही है, इंटेक्स का है। ठीक है, इसको मैं मिटा दूं क्वेश्चन को, चलो समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल हो रहे होंगे सॉल्व, इजी है ना, बस कुछ नहीं है, खाली आपको समझना है कि आपका जो है फोर्स है अगर दिया है कितने न्यूटन दे रखा है, अब डायरेक्शन भी चेंज करना है, अभी थोड़ा चेंजेस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 3 ये थ्योरिकल बेस्ड है लेकिन आपको समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन है। राइट एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन when a force is acting on an object in the direction of its displacement। ठीक, इसको समझते हैं, इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन बतानी है, ये मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो भाई बातें नहीं करनी है, देखो समझना है, ठीक है ओके। देखो यहाँ पर क्या करनी है, राइट एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब अलग अलग डायरेक्शन में हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क डन अगर रहेगा आपको समझना है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, लेकिन ये कब होगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कब लगेगा, वर्क डन इज इक्वल टू जब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगी, जब हमारी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो डायरेक्शन जब सेम होती है और हमारी डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स भी सेम लग रहा है और सेम डायरेक्शन लग रहा है, तो हम ये फोर्स फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इधर देखो समझ लो, फिर यहाँ पर क्या है, एफ हमारा क्या है, ये दे रखा है और एस भी दे रखा है। ठीक, अब हमारा सेम डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। अब अगर डायरेक्शन चेंज होगी, ये फोर्स डायरेक्शन चेंज है, वर्क डन है, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम W इज इक्वल टू माइनस एफ है ना, F इंटू एस हम कर देंगे माइनस F इंटू एस, F इंटू एस, ये पॉइंट डेसिमल मतलब पॉइंट लगा वो मल्टीप्लाई का है, प्रोडक्ट का मतलब बनता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर अगर कोई फोर्स है ना, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फोर्स है, इसको हम बात करें, ये हमारा न्यूटन फोर्स लगा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, और ये एक दूसरे के 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन कैसे होगा, जीरो होगा। क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे कि कल मैंने बताया नहीं था कि अगर हम कुली जो होते हैं अपने सर पे बोझा लेके ढोते हैं तो वो वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि वो फोर्स और जो है डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसकी वजह से वर्क डन जीरो होगा। अगर वो कहे कि मैं पूरा काम कर रहा हूँ, पूरा दिन से ढो रहा हूँ मैं, तो उसने वर्क डन नहीं किया। जो कुली होंगे वो उन्होंने जो बोझा उठाते हैं, सर पे रखते हैं कोई भी चीज या बाल्टी उठाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो उसमें वर्क डन नहीं होता है। वर्क डन तब होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलर ना हो, है ना। तो अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज पता चल गई आपको, तो हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखने हैं, आपको पता है कॉस, जब आप 10th में जाओगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें ना, तो उसमें पता चलेगा कॉस थीटा, जो कॉस थीटा अगर हमारा क्या हो 90 डिग्री होता है, तो क्या होता है कॉस 90 की वैल्यू, तो थीटा हमारा 90 डिग्री होता है, तो
तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जब थीटा हमारा 0 होता है, 0 डिग्री होगा, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर थीटा हमारा 180 डिग्री होगा तो हमारी वैल्यू क्या होगी, माइनस। ये पॉइंट लिख लीजिए, है ना। यही हमें इसमें बताना है कि क्या क्या बोल रहा था कि भाई राइट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डायरेक्शन। कौन कौन सी लगेगी, तो यही हमें एक्सप्रेशन लिखनी है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, हमें वैसे समझाना है उसको। ठीक है, एग्जामिनर को बताना है कि भाई अगर सेम डायरेक्शन होगी तो हमारी फोर्स एफ इंटू एस लगेगा, अगर जो है नेगेटिव होगी तो माइनस में एफ इंटू एस लगेगा, अगर परपेंडिकुलर और जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। यही सब बताना है और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन में यही था, कुछ और कुछ था नहीं। फिर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 जूल, है ना। कह देगा भाई डिफाइन 1 जूल। अगर हम बात करें डिफाइन 1 जूल, 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, ये समझना है तान्या। देखो डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क क्या होगा इसको समझना है। ठीक, तो 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, देखो यहाँ पर हमें पता है W इज इक्वल टू क्या होगा, F इंटू एस होता है ना, F इंटू एस होता है ना। अब हमारा क्या डिफाइन 1 जूल, अगर हम बात करें, अगर फोर्स जो होगा हमारा, फोर्स उसमें हम 1 न्यूटन लगा दें और डिस्प्लेसमेंट क्या कर दे, 1 मीटर लगा दे। फोर्स हमारा क्या 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारा एस जो है 1 मीटर लगा दे। जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। तो इन दोनों का हम बोल सकते हैं कि अगर इधर मैं लिख दे रहा हूँ W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब हमारा फोर्स 1 है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 है, तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1 जूल। ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, ये रहेगा डिफाइन 1 जूल। तो हम ऐसे करेंगे, जब हम मान लेते हैं एफ हमारा 1 न्यूटन है और एस डिस्प्लेसमेंट हमारा 1 मीटर है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा एफ इंटू एस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ऐसे करके। ठीक, अब एक और बात आती है, अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट ऑफ द 140 मीटर न्यूटन। आगे इसको नोट कर लो। इसको नोट करो, इसको मिटा दूं मैं, न्यूमेरिकल हो रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर जो अगर बात करें 5th है, आपकी बुक का ही है। अ पेयर ऑफ बुलक exert a force of 140 Newton on a plug. The field plugged is 15 meter long. How much work done is, how much work is done in plugging field। ठीक, इसको समझना है, इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नोट हो गया, चलो समझना है, इसको सब आगे समझाते हैं।
एक बैलगाड़ी है, तो बैल जो है, बैल क्या करते हैं, पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट द फोर्स, वही क्या करते हैं, बैल जो होते हैं ना, इसको जोतते हैं, है ना, प्लग करते हैं, और वो फील्ड कितना कितना न्यूटन फोर्स लगाते हैं दोनों, 140 न्यूटन फोर्स हमें दिया गया है, 140 हमारा फोर्स दिया गया है 140 न्यूटन, और डिस्प्लेस होती है 15। तो हमें क्या करना है, इसका वो सेम डायरेक्शन में भी तो करेंगे, तो इससे फोर्स निकल जाएगा, कितना इजी है, तो मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये सब करना तो आता है, लेकिन उसको पूरा आगे गिवन हमें क्या क्या दिया है, उसको सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करो, सॉल्यूशन फिर गिवन क्या क्या चीजें दी है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगो। आप डायरेक्ट आंसर लिख के बैठो, लिखना भी पड़ेगा, करो उसको भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता है और फोर्स भी पता है, 140 इंटू 15। तो इसको करोगे तो 14 5 जा 70, सॉरी, अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 0 0, 15 4 60 का 6 हो जाएगा, 15 15 15 और 4 यहाँ पर 21 करके ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 जूल करके आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, 140 को और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 जूल आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2.1 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, डेसिमल लगा दिया तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं आगे, तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जूल ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख दो तो भी आंसर हमारा है 2100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको देखो समझना है, खाली आपको लैंग्वेज समझनी है और फिर अपने अकॉर्डिंग आपको कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5th, समझ में आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस हैं, दो तीन नंबर और बचे हुए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, और इसका फिर मोस्टली सब हो चुके हैं, तो कुछ बचेगा नहीं, है ना, जो बाकी के रहेंगे तो फिर आप मुझे पूछ लीजिएगा, तो बता देंगे, आप लगाइएगा, इसको बिटा दूं मैं। चलो, अब यहाँ पर कह रहे हैं, क्वेश्चन देखो समझ लो, क्वेश्चन नोट ही करते हैं फिर तुम समझ देखो यहाँ पर क्या है, 10.3 का एग्जाम्पल नंबर 10.3, an object of mass 15 kg is moving with uniform velocity of 4 meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object, ठीक है। हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था, है ना। तो अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, है ना, इससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ। अब हमें जो चीज गिवन है उसको लिख लीजिए आप, जो चीज हमें गिवन है उसको लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया है, 15 kg m मास दिया गया है, 15 kg, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो बोलो, यहाँ पर क्या करेंगे, एन ऑब्जेक्ट 15 kg है और हमारा वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये 4 है। अब हम इसे फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 m कितना दे रखा है 15 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 15 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 और 15 8 जा 120 जूल हो जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी जूल ही होगी भाई, उसके सही रिटर्न, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है। चलो, ये तो हो गया।
दो एग्जांपल और दो और बचे हुए हैं, उसको करो अच्छे से। ठीक है, आप जा सकते हो, बाद में चेक करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8.10.3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द काइनेटिक energy of an object of mass m moving with वो कौन बोलो कौन कर रही है, मूविंग विद a velocity of 5 meter per second is 25 joule. What will be its energy when its velocity is increased? Is 3 times. बस, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन समझो कैसे, देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास ऑफ m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, हमें दे रखी है वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, और जूल दे रखा है हमें is 25 joule. what will be the energy when velocity increase the 3 times कर दिया जाए तो क्या होगा। अब इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन 25 जूल, और हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, यहां पर कल छुट्टी में बोल रखा है मैंने, तो हाफ mv² के ई काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 25 जूल, 25 दे रखी है, इंटू हाफ m, और v दे रखा है हमें कितना दे रखा है, v 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 25 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा m, यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 और 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 और 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, ये m है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये 25 कैंसिल होगा, पता है ना, क्योंकि इक्वल टू में है, ये 25 इधर भी 25 इक्वल टू काट सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2, और ये m इंटू एम हो जाएगा। तो मास कितना आ गया, 2 kg, मास कितना निकल के आ गया, 2 kg, ठीक है, ओके। अब मास हमें पता चल गया है। अब कह रहे हैं कि भाई जो भी हमारा केस 2 कह रहा है, भाई जो भी हमारा वेलोसिटी है उसको 3 गुनी कर दें, वेलोसिटी को क्या कर दें, 3 टाइम्स कर दें। तो वेलोसिटी तो हमें पता चल गया कितना है, हमें केस नंबर 1 था ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 इधर लिख देते हैं, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कहा है कि वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, 15 हो जाएगी। 3 टाइम कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
15 हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। 3 टाइम्स इसको गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, अब न्यू काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक वेलोसिटी निकालनी है, जो होगी हमारी, इसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि भाई क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अब हमें 1/2 m कितना हो गया है पता है, 2, और अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर हो जाएगा, भाई 15 हो गई ना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर देखो फिर बाद में नोट करना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर क्या होगा, 2 to 5 जूल। ऐसे करके समझ में आया, कोई दिक्कत अगर नहीं आया फिर से बता सकता हूँ, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा, एक बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन है जो पोटेंशियल एनर्जी, कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसको लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground given g, हमें दिया गया है g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड ना, हमें दे रखी है g की वैल्यू दे रखी है, इसमें आपकी बुक में देखोगे आप g की वैल्यू दे रखी है मीटर पर सेकेंड, है ना, g की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8, g की वैल्यू दे रखी है ना। हम क्या करेंगे, हमें क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाली है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर ऊपर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो हम क्या करेंगे, mgh जो पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी, पोटेंशियल एनर्जी होगी तो mgh, m हमें पता है, हमें m पता है कि नहीं, 10 kg, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 kg इंटू जी, हमें पता है जी की तो वैल्यू हम 9.8 रख लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 6 mgh, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर 10 बढ़ेगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, 98 इंटू 6 कर दे बस, कितना हो जाएगा 596, 98 586, 88 होगा, कितना होगा 8 6 48, कैरी 4 हो गया, है ना, 6 9 8 6 9 6 9 54, 54 और 4 58, है ना, गलत बता रहे थे, है ना, जल्दीबाजी कर रहे थे जूल, ये हो गया पोटेंशियल इसका होगा 588 जूल होगा। तो ऐसे करके हम लोगों ने जितने भी न्यूमेरिकल थे वर्क एंड एनर्जी के सारे किए, है ना, जो भी रिमेनिंग बचा होगा, आपको जो डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू।